Hello everyone and welcome to Panesia. Today we are going to discuss about India in the 18th century. तो 18वीं सदी के अंदर भारत में जो कंडीशंस थी, जो सर्कमस्टांसेस थे, उनकी वजह से ब्रिटिशर्स को इंडिया में अपना रूल खड़ा करने के लिए किस तरह से आसानी हुई, क्या क्या कंडीशंस थी वहाँ पे पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली और मिलिट्रली, कि कौन से स्टेट्स में किस तरह का सिस्टम चल रहा था, चाहे वो लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स हो, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम्स हो, या फिर किस तरह से 18th सेंचुरी वाज द प्लेस ऑफ फ्रेगमेंटेड पॉलिटी इन इंडिया। ये सब चीज़ें हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे और 18th सेंचुरी को पढ़ने के लिए हमने इस लेक्चर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है और उन दो पार्ट्स में हम 3 थीम्स पढ़ेंगे। सबसे पहली थीम जो होगी वो होगी डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। तो मुगल्स का डिक्लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द डेथ ऑफ औरंगजेब इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट थीम, और उसमें हम ये देखेंगे कि कैसे एक ऐसा एम्पायर जो इंडिया के ऑलमोस्ट 70-80% ऑफ लैंड एरिया पे राज करता था, वो 50-60 साल के अंदर ही 1761 तक दिल्ली और बस उसके आसपास के कुछ इलाकों तक सीमित रह गया, रिस्ट्रिक्टेड रह गया। नेक्स्ट थीम वी विल स्टडी इज द राइज ऑफ द रीजनल किंगडम्स, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसमें कई ऐसे नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट चारों दिशाओं में फैले हुए छोटे छोटे रीजनल किंगडम्स के बारे में हम जानेंगे और उन्होंने मुगल एम्पायर के डिक्लाइन होते समय कैसे अपनी पावर को एनहेंस किया, डेवलप किया, और ब्रिटिशर्स के लिए जो उन्होंने रास्ते में अड़चने लाई, ऑब्स्टिकल्स लाए इन देयर वे ऑफ बिकमिंग एन ऑल इंडिया पॉलिटिकल पावर। और आखिर में हम देखेंगे कि सोशो कल्चरल और इकोनॉमिक कंडीशंस, क्योंकि हमें पूरी की पूरी सोसाइटी के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरह से 18th सेंचुरी सोसाइटी में जो कंडीशंस थी वो ब्रिटिशर्स ने यूटिलाइज की अपने बेनिफिट के लिए, अपने ट्रेड बेनिफिट के लिए पहले और बाद में पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए भी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट अस बिगिन विद दिस थीम्स। तो सबसे पहली थीम जो पढ़ेंगे वो है डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। तो मुगल एम्पायर जो है अकबर, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब, इन चारों के टाइम पे अपने जेनिथ पे था, अपनी पीक पे था। यू कैन से ड्यूरिंग औरंगजेब्स रीन इसका टेरिटोरियल एक्सपेंस बहुत ज़्यादा वाइड था, डेक्कन इंडिया तक फैल गया था, गुजरात तक फैल गया था, ईस्ट में बंगाल के अंदर भी था और नॉर्थ में ये पंजाब की तरफ पुश कर रहा था। तो इसलिए मुगल एम्पायर का डिक्लाइन एक कैटास्ट्रॉफिक इवेंट माना जा सकता है उनके लिए, बट इट वाज ड्यू टू सेवरल रीजंस। हम पढ़ेंगे उसके इंटरनल रीजंस और एक्सटर्नल रीजंस। इंटरनल रीजंस यानी कि इंडिया के अंदर या मुगल एम्पायर के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आई मुगल्स को, और एक्सटर्नल यानी कि एक्सटर्नल इन्वेडर्स, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला इंटरनल कॉज क्या है मुगल एम्पायर के डिक्लाइन का, वो है वीक सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब। तो मुगल एम्पायर किस बेसिस पे चलता था? जो उनका एम्परर होता था, किंग होता था, उसकी पर्सनालिटी के स्ट्रेंथ के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट था, एंड इट वाज वेरी मच द कॉज ऑफ डिक्लाइन आफ्टर औरंगजेब्स डेथ। क्योंकि औरंगजेब के जाने के बाद कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग मुगल एम्परर नहीं आ पाया जिसने सबको एक साथ एकत्रित करके एक पैन इंडिया एम्पायर बनाने के लिए ध्यान दिया। नीदर एनी एम्परर कुड फोकस ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिफरेंट प्रोविंसेस, यानी कि जो सूबे होते थे मुगल एम्पायर के, उसके अंदर क्या चल रहा है उसमें भी उन्होंने ध्यान देना काफी कम कर दिया था ड्यू टू द वीक नेचर ऑफ द सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब। अब क्या होता है, पहले हम देखते हैं कुछ सक्सेसर्स के बारे में। बहादुर शाह वन, ही वाज द सक्सेसर ऑफ औरंगजेब। तो वो 65 साल के थे जब वो राजा बने, मुगल किंग बने, एंड ही फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ कॉम्प्रोमाइज ऑफ कंसिलिएशन टुवर्ड्स द मराठास, राजपूत्स एंड जाट्स। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक मेजर रीजन क्या था कि मुगल्स वीक हो गए औरंगजेब के बाद, वो था बहुत ज्यादा सक्सेशन बैटल्स, यानी कि कौन राजा बनेगा, कौन एम्परर बनेगा, इसके पीछे भाई भाई में लड़ाई हो रही है, भतीजे और चाचा में लड़ाई हो रही है, रिलेटिव्स और नोबल्स यानी कि मुगल दरबार के अंदर जो दरबारी थे उनके अंदर लड़ाई हो रही है, एंड दैट इज द रीजन कि आगे आने वाले जो भी मुगल सक्सेसर्स थे वो बहुत ही ज्यादा इस बात से इन्फ्लुएंस थे, इस बात पे उनका ज्यादा फोकस था कि अगला राजा कौन बनेगा, क्योंकि मुगल्स ने एक कोई क्लियर कट सक्सेशन पॉलिसी नहीं बना रखी थी। जिसकी ज्यादा इन्फ्लुएंस होता था वही राजा बन जाता था राजा के रिलेटिव्स में से। सो नाउ
ही फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ कंसिलिएशन। तो औरंगजेब के टाइम पे हम देखते हैं कि मराठास के साथ, जाट्स के साथ बहुत ज़्यादा मिलिट्री अग्रेशन दिखाई जाती है, उनके रेबेलियंस को क्रश करने की कोशिश की जाती है। बट बहादुर शाह वन ने थोड़ा कंसिलिएशन, पीस लविंग अप्रोच अपनाया उनके साथ, और उन्होंने मराठा प्रिंस शाहू को, जिनको औरंगजेब ने कैद किया था, उन्हें रिलीज कर दिया। एंड द राजपूत चीफ्स, उनको उनके रिस्पेक्टिव स्टेट्स में स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर दी कि जी हाँ, वी रिकॉग्नाइज कि आपका ये अजमेर है, ये मेवाड़ है, तो यू कैन रूल ऑटोनॉमसली इन योर ओन डिस्ट्रिक्ट्स। साथ ही साथ पंजाब की तरफ से बंदा सिंह बहादुर का रेबेलियन इन्हें फेस करना पड़ा, और उसमें इनका काफी टाइम गया, फ्रॉम 1710 टू 1713। साथ ही साथ इनके टाइम पे आप देखते हैं कि जागीर ग्रांट्स जो हैं, जो चलती तो अकबर के टाइम से आ रही हैं, बट इनके टाइम पे ये बहुत ज़्यादा ईजिली या बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबली ये प्रोवाइड करने लग गए, बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में प्रोवाइड करने लग गए। तो बेसिकली जागीर ग्रांट्स क्या होती थी, अगर आप किसी मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में किसी पर्सन को पोस्ट पे रखते थे, तो उसे आप सैलरी की जगह एक पीस ऑफ लैंड दे देते थे, जहां से उसका रेवेन्यू जो भी निकलता था, जो लैंड रेवेन्यू, एग्रीकल्चरल रेवेन्यू निकलता था, वो उस बंदे की सैलरी की तरह काम करता था। एंड दैट वाज द ग्रांटिंग ऑफ द जागीर लैंड, एंड दिस वाज डन रेकलेसली। मतलब कोई भी मुगल नोबल्स अपने आगे किसी और मुगल नोबल्स को प्रोवाइड करता जा रहा है, इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रखा गया, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी गई। उनके बाद आते हैं जहांगीर शाह, 1712 से 1713, तो छोटा सा कार्यकाल रहा उनका। एंड ड्यूरिंग हिज टेन्योर ही अबॉलिश्ड द जजिया एंड इंट्रोड्यूस्ड इजरा सिस्टम। तो इनके ये दो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन थे। इजरा सिस्टम क्या है? इजरा भी एक लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम है, जिसमें लैंड पार्सल्स को ऑक्शन कर दिया जाता है ओपन मार्केट में। जो लैंड के लिए सबसे ज्यादा बोली लगाता है, सबसे ज्यादा बिड करता है, उसे वो लैंड प्रोवाइड कर दिया जाता है, और उस रेवेन्यू के हिसाब से वो सरकार को, यानी कि मुगल गवर्नमेंट को रेवेन्यू प्रोवाइड करता है एज पर हिज बिडिंग, जितनी उसने बिडिंग अमाउंट दी थी। सो दैट वाज द इजरा सिस्टम, और इन्होंने, जहांगीर शाह ने ये इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद आते हैं फारूक सियार, एंड फ्रॉम फारूक सियार टाइम आप देखेंगे कि जो मुगल नोबिलिटी है, यानी कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने वाले, चाहे वो वजीर हो गए, मीर बख्शी हो गए, एंड सेवरल अदर पोस्ट्स व्हिच वर देयर इन द मुगल नोबिलिटी, वो इन्वॉल्व होने लगे सक्सेशन बैटल्स के अंदर कि मुगल राजा कौन बनेगा। और इस वजह से एक भारी मात्रा में नुकसान हुआ मुगल लीडरशिप को, बिकॉज देयर वर इंटरनल राइवलरीज एंड किलिंग्स। तो फारूक सियार ने क्या किया? जहांगीर शाह को मरवा दिया विद द हेल्प ऑफ 2 नोबल्स, जो सैयद ब्रदर्स के नाम से जाने जाते हैं। और उन्होंने भी कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए जो आपके ध्यान में होने चाहिए, लाइक अबॉलिशिंग द पिलग्रिम टैक्स। ठीक है, तो पिलग्रिम टैक्स यानी कि हिंदूज के ऊपर पिलग्रिमेज, जो उनके तीर्थ स्थल थे, उनके जाने के लिए टैक्स लगता था उस चीज के ऊपर, और उन्होंने वो रिमूव कर दिया। ही गेव द फेमस फरमान्स टू ब्रिटिश फॉर ईज ऑफ ट्रेड। तो इसका मतलब आपको अब ब्रिटिश एम्पायर के बारे में, उनकी इंटरेक्शन के बारे में जानना चाहिए। एंड इट वॉज ड्यूरिंग फारूक सियार टाइम कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फरमान जारी किए गए 1715 में, और उन फरमान के जरिए उन्होंने अपने ट्रेड के ऊपर टैक्स को माफ करवाया, और इसकी वजह से वो भारी मात्रा में इंडियंस के साथ ट्रेड कंडक्ट कर सके। ही वॉज किल्ड एंड डिथ्रोन्ड बाय सैयद ब्रदर्स। तो यही देखिए, नोबिलिटी की जो है वो करप्शन आपको दिख रही है। जैसे ही सैयद ब्रदर्स को लगा कि ये जो पर्सन है ये हमारे हिसाब से, हमारे अकॉर्डिंगली फंक्शन नहीं कर रहा है, तो उन्होंने उसे भी मरवा दिया। एंड आफ्टर हिम द सक्सेसर वॉज मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह जो थे काफी सालों तक मुगल एम्परर रहे, ऑलमोस्ट 30 years, एंड ड्यूरिंग दिस टेन्योर ऑफ 30 years उनके पास एम्पल अपॉर्चुनिटी थी कि मुगल एम्पायर को स्ट्रेंथन कर सके, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ध्यान दे सके, उनकी मिलिट्री को सशक्त कर सके, बट ऐसा ही उन्होंने नहीं किया। ही वॉज हेड टू द थ्रोन बाय सैयद ब्रदर्स, क्योंकि सैयद ब्रदर्स क्या थे? किंग मेकर्स थे उस वक्त, और वो जिसको सपोर्ट करते थे उस बंदे को नोबल या किंग बना देते थे। बट वही बात हो जाती है कि जब इंटरनल राइवलरीज हैं, तो ये आपस में ग्रुपिज्म और इनफैक्चुअल फाइटिंग ये होती रहेगी, और यही हुआ। इन्होंने सैयद ब्रदर्स को मरवा दिया विद द हेल्प ऑफ निजाम उल मुल्क। तो निजाम उल मुल्क जो है वो 2 साल तक इनके दीवान रहे थे, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन ही वॉज अ गुड एलाई ऑफ मोहम्मद शाह। और इनकी मदद से ये सैयद ब्रदर्स को एलिमिनेट कर देते हैं, ताकि ये जो इनफाइटिंग हो रही है, उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज चल रही होंगी मुगल दरबार के अंदर, वो खत्म हो जाए।
1739 में आते हैं और हम एक फॉरेन इन्वेजन देखते हैं नादिर शाह का, जो एक पर्शियन रूलर है, और वो 39 में आके इंडिया को इन्वेड करता है ड्यूरिंग हिज टेन्योर। और इन्हीं के साथ, मोहम्मद शाह के साथ ही बैटल ऑफ करनाल होता है, जहां पे इनकी हार होती है और नादिर शाह जो है दिल्ली को लूटते हैं, प्लंडर करते हैं, वहां पे बहुत सारा ट्रेजरी का सामान लेके चले जाते हैं। इनके बाद आते हैं आलमगीर टू। तो ये जो है इन सब की कोई मेजर खास कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं रही है, इन्होंने कोई टेक्निकली या इकोनॉमिकली बेटर स्टेप्स नहीं उठाए थे, बट इनकी बस आपको टाइमलाइन याद होनी चाहिए कि 54 से 58 तक ये थे, और इनके टाइम पे बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया था, जो नवाब ऑफ बंगाल वर्सेस ब्रिटिशर्स था। इनके टाइम पे भी अहमद शाह अब्दाली, अब जो नादिर शाह की जगह पर्शिया से अहमद शाह अब्दाली आ गए हैं, और उन्होंने दिल्ली और मथुरा को प्लंडर करना शुरू कर दिया है। सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द वीक सक्सेशन। ये एक बहुत बड़ा कारण है। शाह आलम टू जो मेजर एक बैटल फेस करते हैं वो है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, एंड अलॉन्ग विद दैट 1764 के अंदर बैटल ऑफ बक्सर। ये दो बैटल इंपॉर्टेंट बैटल्स आए थे शाह आलम टू के टाइम पे, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है। एज पर द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, तो आपको पता ही है कि बैटल ऑफ बक्सर के अंदर इनकी हार होती है। इफ यू डू नॉट नो देन वी विल स्टडी इन द ब्रिटिश कंसोलिडेशन। तो हम 1764 में देखते हैं कि इनकी हार हो जाती है ब्रिटिशर्स के हाथों, और ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन करते हैं। एंड आफ्टर द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद आप देखते हैं कि मुगल एम्पायर जो है वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों तक रिस्ट्रिक्टेड रह चुका है। द रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स, द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, दीज 3 प्रोविंसेस इज गिवन टू द ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स के हाथ में रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स आ जाते हैं, से इनको इलाहाबाद में एक मेंशन दे दिया जाता है, और वहीं पे ये रिस्ट्रिक्टेड अपनी बाकी की लाइफ जीते हैं। दैट मीन्स जो मुगल पावर है वो फेड हो चुकी है, उसका इरोजन हो चुका है बाय द टाइम वी कम टू शाह आलम टू। तो इसलिए ये वीक सक्सेसर जो थे, इनके बाद भी कई सक्सेसर्स आए, बट दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनल सक्सेसर जो बहादुर शाह जफर हैं, उनके समय पे रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है, और ऑफिशियली मुगल एम्पायर का एंड तब होता है। तो ये हमने पहला फीचर देख लिया, पहला कॉज ऑफ द डिक्लाइन देख लिया, वो थे वीक सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब। अब आते हैं अदर इंटरनल कॉजेस। अगला इंटरनल कॉज है जागीरदारी क्राइसिस। तो जागीरदारी क्या होता है? बेसिकली मैंने आपको लास्ट कुछ स्लाइड में भी बताया कि जब मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोई पोस्ट दी जाती थी तो उन लोगों को सैलरी के बदले में कई बार लैंड प्रोवाइड किया जाता था, जिसका रेवेन्यू उनकी सैलरी के तौर पे काम करता था। सो मुगल रूल जो था वो रूल ऑफ नोबिलिटी बन गया था, और वो नोबल्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे, वो इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व हो रहे थे। एंड दीज जागीरदार्स ये भी आपस में बहुत ज़्यादा डिवाइडेड थे। तो कई ऐसे मुस्लिम्स के अंदर भी थे जो अफगान मुस्लिम्स थे, कुछ टर्किश मुस्लिम्स थे, कुछ पर्शियन मुस्लिम्स थे, और इनके अंदर भी अलग से, जैसे राजपूत्स भी कुछ मुगल नोबिलिटी का पार्ट थे तो उन्होंने अपना अलग फैक्शन बना लिया, ठीक है। और यहाँ के इंडियन मुस्लिम्स थे जो लोकल थे, कन्वर्ट होके थे, वो उन्होंने भी अपना अलग फैक्शन बना लिया। जो आउटर एरिया से आए थे, जैसे टर्की से आए थे, अफगानिस्तान से आए थे, वो भी मुगल नोबिलिटी का हिस्सा थे, तो उन्होंने अपना अलग फैक्शन बना लिया। और हर एक अलग फैक्शन जो है अपने पसंद के उम्मीदवार या किंग को नॉमिनेट करता था, बोलता था कि इसको किंग बन देना चाहिए। ऑल्दो कोई ऐसी ऑफिशियल प्रोसेस नहीं होती थी, बट इंटरनल डिस्कशंस, नेगोशिएशंस ऐसे ही चलते थे, राइवलरीज चलती थी, कॉन्स्पिरेसी चलती थी, एंड दैट वाज द रीजन फॉर द डिक्लाइन। क्योंकि इसी पे ध्यान रहा उनका, ना एडमिनिस्ट्रेशन को सशक्त करने में रहा, ना मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ाने में रहा, एंड दैट इज द रीजन फॉर मुगल डिक्लाइन, ये जागीरदारी क्राइसिस। रीजनल एस्पिरेशंस का बढ़ना एक और बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, क्योंकि हम देखते हैं कि मुगल्स के डिक्लाइन के साथ ही साथ वी सी द इमर्जेंस ऑफ न्यू रीजनल किंगडम्स। तो जाट किंगडम्स जो दिल्ली आगरा के आसपास के एग्रीकल्चरिस्ट थे, सिख जो पंजाब के अंदर अपना एम्पायर बना रहे थे, एंड मराठास, दीज हैव बीन द बिगेस्ट राइजर्स, बिगेस्ट बेनिफिशरीज ऑफ डिक्लाइन इन द मुगल पावर। तो ये लोग जो हैं वो औरंगजेब के टाइम से ही स्टार्ट हो गए थे रेबल करना अगेंस्ट द सेंट्रल अथॉरिटी, लेकिन वीक सक्सेसर्स होने की वजह से ये अब ज्यादा प्रोमिनेंट होने लग जाते हैं। एंड बिकॉज द मुगल्स एक्सट्रैक्टेड अ लॉट ऑफ लैंड रेवेन्यू, तो लैंड रेवेन्यू इतना एक्सट्रैक्ट करते थे, मोर देन 60-70% जो प्रोड्यूस होता था वो तो टैक्स में ही चला जाता था। और इस वजह से जो वहाँ के लोकल्स थे उनके अंदर भी कोई ज़्यादा
हैप्पीनेस या एंथुजियाज्म नहीं था गवर्नमेंट को लेके, वो भी हॉस्टाइल हो चुके थे। तो उसी हॉस्टिलिटी का इस्तेमाल करते हुए मराठास ने, जाट्स ने, सिख ने, इन्होंने एक अपने अलग किंगडम्स बनाने की शुरुआत की। औरंगजेब के टाइम पे रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी का भी सिचुएशन था। रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी और उनकी पॉलिसी जो बहुत ज़्यादा रिजिड थी, इस वजह से भी लोगों का विश्वास उनके ऊपर से उठ गया और रीजनल किंगडम्स को राइज होने में मदद मिली। फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस, देखिए जब तक एम्पायर में इंस्टेबिलिटी है उसे मिलिट्री से कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जब बेसिक फाइनेंसेस, बेसिक इकोनॉमी आपकी डाउन खत्म हो रही है, तब उसे बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और ऐसा ही हुआ मुगल्स के डिक्लाइन के दौरान। द नंबर ऑफ मनसबदार्स इंक्रीज। तो मनसबदारी सिस्टम जो है अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था, बाय विच उन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के मेंबर्स को कुछ हॉर्समैन यानी कि कुछ सवार और कुछ सैलरी, इतनी एलोकेशन होती थी इन दोनों चीजों की, जात और सवार। तो इस एलोकेशन के हिसाब से कई बार उनको लैंड भी प्रोवाइड किए जाते थे, जैसा मैंने जागीरदारी में बताया कि सैलरी के साथ साथ उनको लैंड प्रोवाइड किए जा रहे हैं जहां से रेवेन्यू आता है। अकबर के टाइम पे 1800 मनसबदार पोस्ट थे, तो 1800 लोग थे जिनको ऐसी पोस्ट पोजीशन प्रोवाइड की गई थी और इसमें भी हिरार्की होती थी। तो टॉप लेवल वाले बंदे को ज्यादा पैसे और ज्यादा घोड़सवार रखने पड़ेंगे और लोअर लेवल वाले को उससे कम। लेकिन औरंगजेब के टाइम तक आते आते हम देखते हैं कि 14,500 मनसबदार बन गए हैं। और इसका मतलब क्या हुआ? मोर सैलरी टू गिव, मोर लैंड टू गिव। और उतना लैंड तो इनके पास रहा ही नहीं था प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि लैंड क्या है? फाइनाइट क्वांटिटी है। और जब आप ज्यादा मनसबदार बनाते जाएंगे, आपको उनके पास देने के लिए पैसे कहां से आएंगे? रेवेन्यू कलेक्शन कर ले, आपके पास कोई और तरीका तो है नहीं। इसलिए ये इकोनॉमिक क्राइसिस आने लग गई। ट्रेजरी जो है मुगल्स की वो खाली होने लग गई। और ये इकोनॉमिक क्राइसिस इस वजह से भी आई क्योंकि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा हो रहे थे। तो आपने अगर राजा बनना है तो उसके लिए आपको पहले अपने सभी भाइयों से लड़ना पड़ेगा और वहां पे बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर हो जाएगा। मोस्ट ऑफ दिस एक्सपेंडिचर वाज स्पेंट ऑन अननेसेसरी बैटल्स एंड वॉर्स। साथ ही साथ ट्रेड के ऊपर, साइंटिफिक इनोवेशंस के ऊपर देयर वाज नॉट मच एम्फेसिस गिवन। इसी वजह से ये मुगल नोबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा डिटीरियोरेट हो गई। उनका लग्जूरियस लाइफस्टाइल भी इसका एक रीजन था, क्योंकि हम देखते हैं कि मुगल नोबल जो है वो एम्परर को कॉपी करते थे कि अगर इसने इतना बड़ा पैलेस बना रखा है तो हम भी, हमारे पास भी कम सैलरी नहीं है, हम भी अपना पैलेस बनाएंगे। एंड दैट वाज द प्रॉब्लम ऑफ द डिटीरियोरेशन ऑफ मुगल नोबिलिटी। साथ ही साथ एक्सटर्नल कॉजेस पढ़ने बहुत जरूरी है, क्योंकि इन इंटरनल कॉजेस को जो फाइनल पुश दिया है वो एक्सटर्नल कॉजेस ने है। और वो दो इन्वेजन से हमें पता लगता है, एक नादिर शाह और उसके बाद अहमद शाह अब्दाली। तो नादिर शाह जो है वो पर्शियन रूलर बने 1730 में, और उन्हें पता चला कि इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा कीमती सामान रखा हुआ है, उनकी ट्रेजरी के अंदर उनके गोल्ड रिजर्व्स बहुत ज्यादा हैं। तो इस बात से वो काफी ज्यादा अट्रैक्टेड हो गए। साथ ही साथ पर्शिया के अंदर उन्हें कई और डायनेस्टीज के साथ लड़ना पड़ रहा था, एंड ड्यू टू दिस वॉर्स ही नीडेड फाइनेंसेस। उनको फाइनेंसेस की जरूरत थी और इस फाइनेंसेस के लिए वो इंडिया की तरफ रुख करते हैं। ही मार्च ऑन टू दिल्ली एंड मोहम्मद शाह को इन्होंने प्रिजनर बना दिया। 1739 में जैसा मैंने आपको कहा कि बैटल ऑफ करनाल हुआ, जहां पे मोहम्मद शाह को डिफीट किया गया। एंड इतना ही नहीं, सिर्फ डिफीट करने से या लूटपाट मचाने से नहीं हुआ, इन्होंने वहां के लोगों को मारा, मैसेकर किया। कई 1000 पीपल वर डेड ड्यू टू हिज इन्वेजन बिकॉज सम ऑफ हिज सोल्जर्स वर किल्ड। तो उसके लिए ये रिवेंज ले रहे थे। तो इस तरह के रूलर थे नादिर शाह। He defeated the Mughal army in 39, तो मैंने आपको ये पहले ही बताया, and took possession of the royal treasury, levied tribute to the nobles, मतलब नोबल से भी गिफ्ट्स लिए उन्होंने, ट्रिब्यूट्स ली जबरदस्ती, एंड प्लंडर्ड, जितना भी लूटपाट मचा सकते थे सारे दिल्ली के इलाकों में उन्होंने मचाई। साथ ही साथ ही टुक द थ्रोन, तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए, एंड 70 करोड़ रुपीस वर्थ ऑफ ट्रिब्यूट्स वो अपने साथ ले गए। सो जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑल्सो दिस हैड ऑन द मुगल ट्रेजरी। मोहम्मद शाह को उनको इंदस रिवर, इंदस नदी के वेस्टर्न साइड, यानी कि जो हम पाकिस्तान का प्रेजेंट डे एरिया देखते हैं, उन एरियाज में जो भी मुगल टेरिटरीज थी उन्हें सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया गया। और नादिर शाह ने वहां पे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स बिठा दिए, कुछ अफगानी नोबल्स को बिठा दिया कि आप यहाँ पे हमारी टेरिटरीज की देखरेख करें।
आफ्टर नादिर शाह डाइड उनके सक्सेसर बने अहमद शाह अब्दाली एंड ही वाज इवन मोर डेंजरस देन नादिर शाह। उन्होंने 20 साल के इंटरवल के अंदर कई बार इंडिया को इन्वेड किया। ही केम टू इंडिया मेनी टाइम्स एंड इन्वेडेड, लूटेड एंड वेंट बैक। तो वो पॉलिटिकली यहाँ पे एस्टेब्लिश नहीं करना चाहते थे कोई सेटअप, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आए एडमिनिस्ट्रेशन की, वो बस यहाँ के फाइनेंसेस से मतलब रखते थे। एंड इन 1751-52 पंजाब की काफ़ी टेरिटरीज भी उनके कंट्रोल के अंदर आ गई। 1757 में इन्होंने दिल्ली में एक अपना अफगान केयरटेकर रख दिया। सो यू कैन इमेजिन कि अब मुगल्स का कितना ज्यादा डोमिनेंस खत्म हो चुका है कि कोई बाहर का रूलर आके अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना केयरटेकर सेटअप करके जा रहा है। एंड द रोहिला चीफ, रोहिलास कौन थे? वो अफगानिस्तान से आए ट्राइबल चीफ्स थे जो नादिर शाह और उनके से पहले भी आए थे और सेटल हुए थे अपर उत्तर प्रदेश, नदर्न उत्तर प्रदेश के अंदर। वहां पे उनके चीफ नजीबुद्दौला को सुप्रीम एजेंट बना दिया जाता है उनकी टेरिटरीज का। सो ऑलमोस्ट ही इज टेकिंग द कंट्रोल ऑफ इंडियन टेरिटरीज अंडर हिज डायरेक्शन। लेकिन इसी समय, इसी वक्त जो है मराठास भी एक्सपैंड कर रहे हैं अपनी पावर एंड अंडर रघुनाथ राव दे आर एक्सपैंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। और नॉर्थ में आने की वजह से ये अहमद शाह अब्दाली के साथ कन्फ्लिक्ट में आते हैं। नाउ अहमद शाह अब्दाली ने जो लाहौर में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सेटअप किया था उनको एक्सपेल कर देते हैं मराठास, बिकॉज नाउ दे हैव एक्सपैंडेड टू पंजाब, अपनी टेरिटरीज को पूरी तरह एक्सपैंड कर चुके हैं और मुगल पावर तो अब बिल्कुल ही कम रह गई है। दिस एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग तैमूर शाह, जो वाइसरॉय थे, जो रिप्रेजेंटेटिव थे अहमद शाह के, इसकी वजह से अहमद शाह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए एंड इन्होंने इंडियन लोकल्स का भी सपोर्ट लिया इन द फेमस थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जब हम मराठास के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। 1761 के अंदर अहमद शाह अब्दाली अलॉन्ग विद द रोहिला अफगान्स, जो मैंने आपको बताया अपने रिप्रेजेंटेटिव्स रखे थे दिल्ली में, और सुजाउद्दौला हु वाज द नवाब ऑफ अवध, और वो भी मराठास के एनिमी थे। इन्हीं का यूज करते हुए उन्होंने मराठास को 1761 के बैटल ऑफ पानीपत में हराया एंड दैट वाज द कल्मिनेशन ऑफ द एंड ऑफ मुगल एम्पायर। तो 1765 के बाद ना मुगल्स इतने पावरफुल रहे और मराठास की पावर को भी काफी ज्यादा लॉस हुआ। नाउ वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। तो हमने मुगल एम्पायर कैसे, किन रीजंस की वजह से डिसइंटीग्रेट हुआ, किन रीजंस की वजह से वो डिक्लाइन हुआ, ये तो देख लिया। अब हम देखते हैं कि रीजनल किंगडम्स का राइज किस वजह से हुआ। तो हम जब रीजनल किंगडम्स के बारे में पढ़ते हैं तो उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं सो दैट वी कैन रिमेंबर वेरी इजीली। सम वर सक्सेसर स्टेट्स, दैट इज हैदराबाद, अवध और बंगाल। तो बेसिकली सक्सेसर स्टेट्स क्या होता है? सक्सेसर स्टेट्स मींस मुगल एम्पायर के अंडर ही आते थे ये प्रोविंसेस, लेकिन जैसे जैसे सेंट्रल अथॉरिटी वीक होने लग गई इन्होंने अपने अलग किंगडम्स बनाने शुरू कर दिए, इंडिपेंडेंट बनाने शुरू कर दिए फ्रॉम द मुगल्स। इंडिपेंडेंट स्टेट्स मतलब मुगल्स के आने से पहले भी ये लोग उनके एम्पायर, उनकी टेरिटरी के बाहर ही थे एंड ड्यूरिंग द मुगल रेन ऑल्सो दे वर इंडिपेंडेंट। ये अलग ही रहे, मुगल एम्पायर से बाहर ही रहे। So these were kingdoms like Mysore, Rajputs, Kerala. तो Rajputs although मुगल्स के साथ काफ़ी ज़्यादा इंटीमेटली इन्वॉल्व थे, उन्होंने कई मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी किए थे अकबर के टाइम से एंड साथ ही साथ मुगल नोबिलिटी के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उनको कई बार कई पोस्ट्स भी दी जाती थी, मनसबदारी भी दी जाती थी। न्यू स्टेट्स मतलब कि मुगल शासन के दौरान कुछ ऐसे स्टेट्स बन के उभर के आए जो नए थे, मुगल एम्पायर के अंडर नहीं थे, बट बिकॉज ऑफ द मुगल पॉलिसीज, उनकी रेवेन्यू कलेक्शन पॉलिसीज, उनकी रिलीजियस पॉलिसीज और औरंगजेब की पॉलिटिकल एक्सपेंशन पॉलिसी, इसकी वजह से ये नए किंगडम्स उभर के आते हैं एंड इन्होंने सबसे बड़ा चैलेंज दिया था मुगल्स को भी और बाद में ब्रिटिशर्स को भी, दैट इज द मराठास, द सिख और जाट। ये 3 किंगडम जो हैं वो उन्हें आप न्यू किंगडम्स कहते हैं, न्यू स्टेट्स कहते हैं। तो पहले हम मैप में देख लें, मैप में साउथ और नॉर्थ में देख लें तो हमारे सामने कुछ किंगडम सामने आते हैं। तो साउथ में देखते हैं हैदराबाद, जो कि एक सक्सेसर स्टेट था, वी विल डिस्कस इन डिटेल। साथ ही साथ मैसूर, वो क्या था? वो इंडिपेंडेंट स्टेट था, और ट्रेवनकोर, वो भी एक इंडिपेंडेंट स्टेट था। साउथ में ये किंगडम्स हो गए। साथ में साउथ में अगर आप देखें तो नियर द वेस्टर्न कोस्ट यू हैव द मराठास ऑल्सो, और जिन्होंने डेक्कन इंडिया तक एक्सपैंड कर लिया है ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। साथ ही साथ नॉर्थ में देखेंगे तो अवध आपको दिखेगा, जो
ईस्टर्न यूपी, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर आपको मिलेगा। साथ ही साथ इन द टेरिटरीज ऑफ बिहार एंड बंगाल, एक बंगाल का सूबा था, प्रोविंस था, जो इंडिपेंडेंट किंगडम बनता जा रहा है। इन द वेस्टर्न इंडिया आप राजपूत का किंगडम देख सकते हैं, और वो एक यूनाइटेड किंगडम नहीं था, एक यूनियन नहीं था, अलग अलग छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटीज थे, किंगडम्स थे, और वो भी क्या रहे थे, वो जनरली रहे थे इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मुगल्स। तो अब हम बेसिकली आज हम सक्सेसर स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द अदर रीजनल किंगडम्स। तो सक्सेसर स्टेट्स में सबसे पहले हम पढ़ते हैं हैदराबाद और कर्नाटक के बारे में। तो कर्नाटक मैंने आपको मैप में दिखाया था। कर्नाटक जो एरिया है वो सदर्न आंध्र प्रदेश एंड टेरिटरीज ऑफ तमिलनाडु, प्रेजेंट डे तमिलनाडु, इनके इलाके को कर्नाटक कहा जाता था। और वो भी क्या होता था, हैदराबाद के ओवरऑल अथॉरिटी के अंदर आता था, बट वहां के रूलर भी ने भी अपने आप को नवाब की उपाधि दे दी और अपनी जो पोजीशन है उसको हेरिडिटरी बना दिया। हेरिडिटरी मतलब उनके मरने के बाद, उनकी मृत्यु के बाद उनका बेटा ही राजा बनेगा, एम्परर बनेगा, कोई बाहर से एक्सटर्नल अथॉरिटी नहीं बताएगी कि नवाब कौन बनेगा। तो ऐसे हम हैदराबाद और कर्नाटक के बारे में पढ़ते हैं। 1724 के अंदर किलिच खान, जिनको निजाम उल मुल्क भी कहा जाता था, उन्होंने ये हैदराबाद का इंडिपेंडेंट किंगडम सेटअप किया। तो मैंने आपको बताया था फारूक सियार के टाइम पे, आफ्टर फारूक सियार जो एम्परर बने थे वो थे मोहम्मद शाह, और मोहम्मद शाह ने सैयद ब्रदर्स को मरवाया था। किनकी मदद से? इन्हीं की मदद से, निजाम उल मुल्क की मदद से। ये भी वजीर थे मुगल कोर्ट के अंदर 1722 से लेके 24 तक 2 साल ये वजीर रहे। वजीर मींस द पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तो जनरली वो सारी एडमिनिस्ट्रेशन को हेड करते थे। एंड ये लीडिंग नोबल्स रहे थे। तो नोबिलिटी की पावर आप देख रहे हैं कि यही नोबल्स जो है वो अपने अलग अलग किंगडम्स बनाते जाएंगे। ही वॉज ऑल्सो द गवर्नर ऑफ द डेक्कन प्रोविंस। तो डेक्कन में हैदराबाद भी आता था और उस सूबे के, उस प्रोविंस के ये गवर्नर भी रह चुके थे। तो इनको वहां की एडमिनिस्ट्रेशन का पहले से एक्सपीरियंस था। वहां की लोकल जो इश्यूज थे कि मराठा से कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे हैं आप, मैसूर से कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे हैं, ये इनको पहले से इनसे डील करने के इनको आदत थी। And he was frustrated with the interference and infightings and quarrelings। तो मैंने आपको बताया कि मुगल दरबार के अंदर इनफाइटिंग्स चल रही हैं, राइवलरीज चल रही हैं, फैक्शनलिज्म चल रहा है, और उससे ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। ये इन पावर गेम्स में नहीं पड़ना चाहते, और इनके पास क्या है, हैदराबाद तो पहले से ही है। तो ये अपनी वजीर की पोजीशन छोड़ के डेक्कन आ जाते हैं, हैदराबाद आ जाते हैं, और वहां पे इंडिपेंडेंट किंगडम की स्थापना करने की शुरुआत करते हैं। आई मस्ट टेल यू कि इन्होंने ऐसी कोई डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं दी कि आज से हैदराबाद एक इंडिपेंडेंट किंगडम है। सो ओपनली इन्होंने कभी अपनी इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर नहीं किया। बस इतना ही था कि इन्होंने जो भी वहां का इकोनॉमिक सिस्टम था, पॉलिटिकल सिस्टम था और मिलिट्री सिस्टम था, उसे अपने हिसाब से मोल्ड करना शुरू कर दिया। वो ऐसा इसलिए भी कर पाए क्योंकि अभी तक जो सेंटर में अथॉरिटी थी वो बहुत ज्यादा वीक हो चुकी थी। उनका गवर्नर्स के प्रोविंसेस के ऊपर कंट्रोल बहुत ज्यादा कम हो चुका था, एंड दे वर इंडल्ज्ड इन देयर ओन बैटल्स, अपने ही सक्सेशन बैटल्स में लगे हुए थे। सो ही वेज्ड वॉर्स, कंक्लूडेड पीस एंड कन्फर्ड टाइटल्स एंड जागीर्स विदाउट रेफरेंस टू दिल्ली। मतलब अपनी इंडिपेंडेंटली वो प्रोविंस के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे थे। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये सेपरेट हो रहे हैं मुगल अथॉरिटी के अंदर से। उस वक्त जमींदार्स का बहुत ज्यादा रेबेलियन शुरू हो चुका था, काफी प्रोविंसेस में हम देखेंगे। तो जमींदार्स बेसिकली वो लैंड ओनिंग पीपल हैं जो विलेजेस में पहले से थे, इवन बिफोर द मुगल्स दे वर देयर। और इन लोगों से बस क्या किया जाता था, इनसे लैंड ओनरशिप नहीं लेते थे मुगल्स, इनसे रेवेन्यू का कुछ परसेंटेज कलेक्ट कर दिया जाता था कि 5% कलेक्ट करो, 10% कलेक्ट करो, उतना परसेंटेज दे दो, बाकी आपने अपने एग्रीकल्चर लैंड में क्या करना है, किन लेबरर्स से काम करवाना है, किस हिसाब से आपने इस लैंड को मेंटेन करना है, उसमें मुगल्स का कोई कंट्रोल नहीं था, कोई उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया। सो दीज जमींदार्स, इन जमींदार्स को लगने लगा कि जैसे जैसे मुगल अथॉरिटी वीक होती जा रही है, हम अपने कर्जे को बचाएं, हम क्यों इस टैक्स का रेवेन्यू दे, क्यों जो बढ़ता ही जा रहा था। इस रेवेन्यू डिमांड को उन्होंने बोला कि हम नहीं देंगे आपको रेवेन्यू, क्योंकि आप तो बहुत ज्यादा अब वीकन हो चुके हैं सेंटर के अंदर, और इसी वजह से इन्होंने रेबेल करना शुरू कर दिया। जमींदार के पास अपनी कुछ आर्मी भी होती थी, मतलब अपना लॉ एंड ऑर्डर जो होता था गांव के अंदर, वो जमींदारी मेंटेन करते थे। तो इस वजह से उनके पास कुछ मिलिट्री या मसल पावर भी हुआ करती थी, जिसकी वजह से वो रेबेल कर जाते थे कई बार प्रोविंसेस के अंदर। और इन्हीं रेबेलियंस को कंट्रोल करने का काम किया निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद के अंदर।
गोइंग टू कर्नाटक, कर्नाटक भी एक सूबा ही था मुगल डेक्कन एम्पायर का, और वो निज़ाम और हैदराबाद की अथॉरिटी के अंदर आता था। तो निज़ाम को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती थी कि आप कर्नाटक का भी ध्यान रखेंगे। सो द नवाब ऑफ कर्नाटक थे सादतुल्ला खान। तो सादतुल्ला खान ने भी बोला कि अब जब हैदराबाद अलग बन रहा है तो हम भी अपना अलग किंगडम बना लेते हैं। तो कर्नाटक ने उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया एक हेरिडिटरी रूलर कर्नाटक का, एंड ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ निजाम। 1740 के अंदर 1740 तक आते आते वही बैटल ऑफ सक्सेशन हो जाता है, क्योंकि उनके मरने के बाद हम देखेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स और फ्रेंच ये लोग कर्नाटक के सक्सेशन बैटल के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, और इसी वजह से एंग्लो फ्रेंच वॉर्स, जो सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर होता है, वो होगा। वी विल डिस्कस इन द फ्यूचर लेक्चर्स। तो हैदराबाद और कर्नाटक ये सेटअप हो गए। अब चलते हैं थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और वो है बंगाल। बंगाल में मुर्शिद कुली खान है यहाँ के हीरो, और मुर्शिद कुली खान ने 1717 तक गवर्नरशिप ऑफ बंगाल रखी। 1700 से लेकर 1717 तक वो दीवान थे बंगाल के, यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन का सारा काम वही देखते थे। बट इन 1717 इन्हें भी लगा कि अब मुगल कंट्रोल से हम बाहर हट सकते हैं, क्योंकि मुगल इंटरनल राइवलरीज बहुत बढ़ रही हैं, एंड ही फ्रीड हिमसेल्फ फ्रॉम द कंट्रोल। लेकिन ये क्या करते थे, वही ओपनली डिक्लेयर नहीं कर दिया अपनी इंडिपेंडेंस, कुछ ना कुछ ट्रिब्यूट, कुछ ना कुछ इनकम वो प्रोवाइड करते रहते थे, ताकि ऐसा लगे कि आप अभी भी मुगल सेंट्रल एम्परर के अधीन हैं, उनके अंडर ही काम कर रहे हैं। एंड ही फ्रीड बंगाल ऑफ द अपराइजिंग्स ऑफ जमींदार्स, वही जो मैंने आपको जमींदार्स और उनके रेबेलियंस के बारे में पिछली स्लाइड में भी बताया। ही ग्रांटेड एग्रीकल्चरल लोन्स, और इन एग्रीकल्चरल लोन्स को तकवी कहते थे। ये याद रखिएगा, कभी कभी ऐसी टर्म्स पूछ ली जाती हैं एग्जाम्स के अंदर। टू द पुअर कल्टिवेटर्स, पुअर कल्टिवेटर्स को इन्होंने एग्रीकल्चरल लोन्स प्रोवाइड किए, और ताकि ये अपना लैंड रेवेन्यू जो है उनकी डिमांड को फुलफिल कर सकें। तो इसका मतलब क्या है कि एग्रीकल्चर में कुछ रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की इन्होंने। और मुर्शिद कुली खान की डेथ के बाद 1727 के बाद उनके बेटे शुजाउद्दीन नवाब बने बंगाल के, और 1739 में उनकी डेथ के बाद अली वर्दी खान नवाब बने। तो ये तीन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखने, मुर्शिद कुली खान, शुजाउद्दीन और अली वर्दी खान। ये तीन जो है वो मेजर बंगाल के नवाब थे बिफोर बैटल ऑफ प्लासी। तो हम बैटल ऑफ प्लासी में पढ़ेंगे, तो उसमें हम एक डिफरेंट नवाब और उनके एटीट्यूड से डील भी करेंगे। अली वर्दी खान ने शुजाउद्दीन के बेटे सरफराज को हटा के अपने आप को नवाब बना दिया। तो वही चल रहा है सक्सेशन बैटल जो चलता आ रहा है पुराने टाइम से। अब चलते हैं अवध के अंदर। तो अवध का मैंने आपको ज्योग्राफिकल एक्सटेंट बता दिया था। इन द ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, जो लखनऊ भी है आज की कैपिटल यूपी की, वो भी अवध रीजन के अंदर आती है। ये जो सूबा हुआ करता था मुगल के टाइम पे, ये कनौज से लेके ईस्ट में करमनासा रिवर तक फैला हुआ था। एंड सादत खान बुरहन उल मुल्क वो इंसान थे जिन्होंने अवध के इंडिपेंडेंट किंगडम की शुरुआत की 1722 के अंदर। दैट वाज बिकॉज ही वाज मेड द गवर्नर ऑफ अवध। तो देखिए, सूबेदार बना दिया, इनको गवर्नर बना दिया, और अब इन्होंने अपना इंडिपेंडेंट किंगडम यहाँ पे सेटअप करना शुरू कर दिया। गवर्नर्स के पास ये पावर आने लग गई कि वो इंडिपेंडेंटली, ऑटोनॉमसली अपना किंगडम रन कर सके। एट द टाइम वही रेबेलियस जमींदार्स का सिचुएशन इशू यहाँ पे भी आपके सामने आता है। एंड क्योंकि उनकी प्राइवेट आर्मीज थी, उन्होंने अपने लैंड के आसपास फोर्टिफिकेशन करना शुरू कर दिया, यानी कि दीवार बना के उसके सामने मिलिट्री या सिक्योरिटी रखनी शुरू कर दी, और इस वजह से उन्हें उनके अगेंस्ट वॉर पे जाना पड़ा। बिकॉज रेवेन्यू डिमांड उनकी कम हो जाएगी ना, रेवेन्यू की जो कलेक्शन आ रही है सादत खान की वो कम हो जाएगी, क्योंकि जमींदार उनको मना कर देंगे रेवेन्यू देने से, और ऐसा वो होने नहीं दे सकते। ही विल हैव टू क्रश दिस रिबेलियन। और इस क्रश रिबेलियन के बाद जो जमींदार थे उनको उनकी एस्टेट में सेटल कर दिया गया। तो ऐसा नहीं किया उन्होंने कि जो जमींदारों को आपने हराया है उनको जमींदारी से बेदखल कर दिया और किसी और जमींदार को रख दिया, ऐसा नहीं किया अवध के अंदर। दे हैड बीन कन्फर्म्ड इन देयर एस्टेट। तो उनका जो एस्टेट था, उनकी प्रॉपर्टी थी, उनको वापस दे गई, और उनसे बस एग्रीमेंट साइन कर दिया कि आप अपने जो रेवेन्यू की ड्यू रहते हैं अमाउंट, वो हमें प्रोवाइड कर देंगे। तो ये थोड़ा सा बैलेंस्ड अप्रोच अपनाया, पहले इनको सप्रेस किया और उसके बाद उनसे रेवेन्यू अमाउंट कलेक्ट किया।
सादत खान के नेफ्यू सफदरजंग, ये आए उनके बाद नवाब बनके, और नवाब के साथ साथ इनको मुगल एम्पायर का वजीर भी बना दिया गया एंड इलाहाबाद का प्रोविंस भी इनको ग्रांट कर दिया गया, अवध को ग्रांट कर दिया गया। तो आप देख रहे हैं कि इनकी पावर और ज्यादा एक्सपैंड हो रही है, जहां तक कि हम मुगल पावर देख रहे हैं, सेंट्रल पावर देख रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होती जा रही है। ही ऑल्सो सप्रेस्ड रेबेलियस जमींदार, तो उनके टाइम पे भी रेबेलियस जमींदार थे और उन्होंने मराठा सरदार से क्या किया, अलायंस साइन किया, क्योंकि मराठा जब एक्सपैंड करते थे वो बेसिकली दे यूज्ड टू फॉलो द पॉलिसी ऑफ प्लंडर, वो जाके लूटपाट मचा के कुछ लोगों को मार गिरा के वापस आ जाते थे एंड दैट वाज द प्रॉब्लम फॉर स्टेट्स लाइक अवध। अवध के लिए बहुत ज्यादा सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक हो गई थी। मैंने आपको बताया रोहिल्लास जो अफगान सेटलर्स थे और नदन उत्तर प्रदेश का जो एरिया है वहां पे सेटल हुए थे। रोहिलखंड नाम का एक एम्पायर उन्होंने छोटा सा क्रिएट किया था और उनके साथ भी ये राइवलरी इनकी जाती है, क्योंकि बाउंड्री टच हो रही है तो इनका और उनका एक्सपेंशन होगा तो इनमें आपस में राइवलरी होगी। ही ऑल्सो साइंड अ फेल्ड एग्रीमेंट विद मराठा पेशवा टू सपोर्ट मुगल्स अगेंस्ट अहमद शाह अब्दाली। तो पहले आप देखेंगे कि ये उनके साथ अग्रीमेंट साइन करते हैं कि पीस ट्रीटी साइन करते हैं और साथ ही साथ ये उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं मराठास को कि आप मुगल्स का साथ दें, मुगल्स को डिफेंड करें अगेंस्ट द इनकमिंग इन्वेजन्स ऑफ अहमद शाह अब्दाली। बट 1761 में कुछ और ही होता है, क्योंकि जब नए नवाब आ जाते हैं अवध के तो वो ऐसा कंटिन्यू नहीं करना चाहते। हम डिस्कस करेंगे 1761 के थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, जहां पे अवध के जो एम्परर है वो अहमद शाह अब्दाली के साथ पार्टनरशिप बनाते हैं, ना कि मराठास के साथ। ठीक है, अवध कल्चर स्टार्ट हो गया लखनऊ के अंदर। तो आप देखते हैं कि कथक जो डांस फॉर्म है, साथ ही साथ जो आर्किटेक्चर है लखनऊ का, फूड क्विजीन है लखनऊ का, वो डिफरेंट है बाकी के इंडिया के पार्ट से, और वो एक यूनिक कल्चर बनना शुरू हुआ सफदरजंग के टाइम पे। एंड आफ्टर इज डेथ शुजाउद्दौला वो गवर्नर बने अवध के। और जो मैंने आपको बताया कि जब शुजाउद्दौला बनते हैं गवर्नर तो शुजाउद्दौला जो है वो अहमद शाह अब्दाली का सपोर्ट करते हैं, बिकॉज ही वॉज मोर इरिटेटेड बाय मराठास से उनको ज्यादा डर लगता था, ना कि अहमद शाह अब्दाली से। उनको वो ज्यादा बड़ा थ्रेट लगते थे, इसलिए उन्होंने अहमद शाह अब्दाली का सपोर्ट किया इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो ये हमने कुछ सक्सेसर स्टेट्स के बारे में देखा, हैदराबाद, बंगाल और अवध। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द अदर रीजनल किंगडम्स जो है न्यू स्टेट्स और इंडिपेंडेंट स्टेट्स। एंड वी विल ऑल्सो स्टडी द थर्ड थीम जो है सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस इन 18th century India. I hope you like this video. Please subscribe our YouTube channel. If you have any queries, please contact us on the email IDs given on your screen. You can also WhatsApp us on the given number. Thank you.